ठीक है, अभी से जितने भी चीजें हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो इन केस अगर कोई नहीं अटेंड कर पाता है क्लास, तो वो देख सकता है आराम से। ठीक है, चलिए मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये है सीमेंट, ये फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट, और ये स्टील रिइंफोर्समेंट। ठीक है, ठीक है। तो ये कोर्स एग्रीगेट है, ये पत्थर है, इनके गैप्स को फाइन एग्रीगेट भरता है, और फाइन एग्रीगेट के गैप्स को सीमेंट भरता है। ठीक है, तो इनके बीच में भी एक पार्टनरशिप है। ठीक है ना, कोर्स एग्रीगेट को गैप कोर्स एग्रीगेट के गैप को फाइन एग्रीगेट ने भरा, और फाइन एग्रीगेट के गैप को सीमेंट ने भरा। ठीक है, तो इन तीनों की भी एक आपस में पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से कोई गैप नहीं बचता बीच में। और गैप अगर नहीं बचेगा तो पानी नहीं घुसेगा। ठीक है, तो पानी नहीं घुसेगा तो कभी सीलन नहीं होगी। जैसे अभी घर में कभी सीलन होती है या कुछ होती है। सर कैन वी हैव दिस पीपीटी? और हाँ, आपको ये पीपीटी और नोट्स सारे मिल जाएंगे असाइनमेंट्स के साथ गूगल क्लासरूम के ऐप पे। ठीक है, तो अभी पहले कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास के बाद तुरंत मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और ये तीनों का जो मिक्सचर है, इन तीनों के मिक्सचर से क्या बना हमारा? कंक्रीट। ठीक है, पर कंक्रीट जो होता है ना, वो हमारा होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो टेंशन नहीं ले पाएगा। मतलब अगर उसको खींचोगे ना, वो इलास्टिक नहीं, जैसे जैसे रबर बैंड हो गया, रबर बैंड को खींचोगे तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा होने के बाद टूटेगा वो। तो मतलब हमें एक वार्निंग मिल जाती है कि हाँ भाई ये टूटने वाला है। पर कंक्रीट का क्या है ना, उसको थोड़ा सा टेंशन दोगे ना, वो तुरंत टूट जाएगा। तो उसमें कोई वार्निंग नहीं मिलता हमें। जैसे कोई आपके कोई किसी फ्लोर में आप खड़े हो, अगर वो अचानक से टूट जाए तो आपको वहां से निकलने का टाइम तो मिला नहीं। ठीक है ना, तो स्टील क्या करता है, स्टील जब कंक्रीट में घुसता है तो बनाता है आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी बनाता है तो वो टेंशन भी झेल लेता है। ठीक है, तो वो थोड़ा डिफॉर्मेशन होने के बाद फेल करेगा, तो हमें समझ में आ जाएगा हाँ इस बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत है, तो उसका रिपेयर सही टाइम पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये मटेरियल्स हो गए। ठीक है, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, चलिए अब अगला स्लाइड। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन। आपने ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, मैं आपका यहाँ पे सारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, टेंशन, द phenomena by which any material gets stretched and elongates due to the pulling action imposed by external forces is called tension। पुलिंग एक्शन मतलब क्या? देखिए ये एक बीम है, एक मिनट, ये एक बीम है। ठीक है, ये एक कंक्रीट बीम है, इस पे अगर कोई लोड आया, ठीक है, जैसे आप खड़े हो गए इस पे, ठीक है, तो ये कैसे बेंड करेगा? ये ऐसे बेंड करेगा ना, ऐसे बेंड करेगा ये। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये शॉर्टन हो गया। शॉर्टन मतलब ये छोटा हो गया। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो इलोंगेट हो गया। ठीक है, तो अगर शॉर्टन हो रहा है इसका मतलब क्या है? यहाँ के जो मटेरियल्स हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पुश। तो पुश से क्या होगा? शॉर्टन। और शॉर्टन मतलब कंप्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिनोमिना हो रहा है? यहाँ हो रहा है पुल। ठीक है, तो ये इसी बात के बारे में बात कर रहा है, ये पुलिंग एक्शन। ठीक है, और ये पुलिंग एक्शन जो है ये कंक्रीट नहीं सह पाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टील यूज करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए, अब इससे अब देख, तो ये हो गया टेंशन। ठीक है, इसके आगे होता है कंप्रेशन। The phenomena by which the volume of a material gets reduced due to pushing action imposed by external forces is called compression। ठीक है, पुशिंग मतलब कोई ऐसा, अगर कोई मटेरियल है उसमें फोर्स ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये पुश कर रहा है ना इसको, ये पुश कर रहा है, तो इससे क्या होगा? ये मटेरियल छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? ये मटेरियल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये पहले एल एल लेंथ का था। ठीक है, अब ये हो गया डेल एल डैश का। ठीक है, एल डैश इज लेस देन एल। ठीक है, ये क्या हो रहा है? शॉर्टन हो रहा है। ये शॉर्टन क्यों हो रहा है? क्योंकि पुश एक्शन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अभी एक ड्राइंग दिखाऊंगा मैं इसके बाद, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये। ठीक है, कंक्रीट इज गुड इन सस्टेनिंग कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन जो है ये तो कंक्रीट सह लेता है। ठीक है, कंक्रीट सह लेता है, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में क्या होता है, जैसे कंक्रीट है, इसमें इसके मॉलिक्यूल्स हैं।
ठीक है ना। तो जैसे हम पुश कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे करीब आ रहे हैं, एक दूसरे करीब आ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो और उसमें स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, ठीक है ना, और स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। पर जब हम पुल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के से दूर भागते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भाग गए तो इन दोनों के बीच की जो पार्टनरशिप थी वो तो यहाँ पर बढ़िया है, बट यहाँ पर तो पार्टनरशिप रही नहीं क्योंकि दूर भाग रहे हैं, है ना। तो अगर दूर भाग रहे हैं इसके वजह से क्या होता है, कंक्रीट टूट जाता है, ये जो वॉइड्स बच जाते हैं बीच में, इसके वजह से यहाँ पर आता है क्रैक। क्या आता है, यहाँ पे क्रैक आता है। क्रैक आएगा तो यहाँ पानी घुस जाएगा, सीलन आएगी, ठीक है, अंदर के जो मटेरियल है वो खराब हो जाएंगे और इवेंचुअली वो कंक्रीट टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टील यूज करते हैं। तो हम कहाँ यूज करेंगे स्टील, अभी आगे जाके पता लगेगा, क्योंकि जहां पर टेंशन आएगी वहां पर हम स्टील यूज करेंगे, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना है कि जहां पर भी कंक्रीट में टेंशन आएगा वहां पर क्रैक आएगा, तो क्रैक को बढ़ने से रोकने के लिए हम यूज करेंगे स्टील को, ठीक है। स्टील क्या करता है, जैसे ये है मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे एक ड्राइंग है उससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। एंड स्टील इज गुड इन सस्टेनिंग टेंशन बीइंग इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब वो टेंशन लेगा नहीं, वो लंबा नहीं होगा, पहले टूट जाएगा, ठीक है। इलास्टिक मतलब जब उसको आप टेंशन दोगे तो वो टेंशन से लंबा होगा, उसके बाद बहुत आगे जाकर डिफॉर्म होने के बाद टूटेगा, ठीक है। तो दीज टू टुगेदर मेक आरसीसी फिट फॉर बोथ द कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हम कंक्रीट और स्टील दोनों को यूज करते हैं तो इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है और पार्टनरशिप है उससे क्या होता है, दीज टू टुगेदर, टुगेदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदर इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आरसीसी फिट होगा बोथ द कंडीशंस के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आरसीसी आपकी बिल्डिंग में सिर्फ कंप्रेशन या फिर सिर्फ टेंशन आएगा, आपकी बिल्डिंग में कंप्रेशन भी आएगा, टेंशन भी आएगा। और अर्थक्वेक के समय तो रिवर्स भी हो जाता है, जहां पे टेंशन होता है वहां कंप्रेशन, जहां कंप्रेशन होता है वहां टेंशन। इसलिए स्टील का यूज आरसीसी में बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम अगले स्लाइड में चलते हैं, सबको समझ में आ गया ना इसमें। अगर कोई डाउट है तो चैट रूम में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब दूसरे में चलते हैं। ये देखिए, ये है आपका बीम, ठीक है, ये आपका लोड पड़ा, ठीक है, ये आपका है लोड। समझ लीजिए कोई बंदा है ये, ठीक है, आप खड़े हो गए जैसे बीम के ऊपर, ठीक है। ये समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर है, ठीक है। तो ये किससे बना है, ये आपका है कंक्रीट। एक सेकंड, किसी का डाउट आया है, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं उस वो पीपीटी या नोट्स पढ़ लेंगे, ये वाला क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और फिर गूगल क्लासरूम में अपने डाउट्स पुटअप करना, तो वहां पे अपना डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी जितने बच्चे हैं उनकी पहले क्लास ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है कंक्रीट, ठीक है। ये समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग का, समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग का फ्लोर ही है ये, ठीक है, जो कंक्रीट से बना है। अब आप खड़े हो गए इसमें और ये सपोर्ट्स है, ठीक है ना, ये सपोर्ट्स हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, ठीक है। वो बीम जिसके दो एंड्स पे सपोर्ट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब देखिए लोड आया तो अब ये झुक गया, है कि नहीं, ये बीम झुका हुआ दिख रहा है। तो यहाँ ऊपर जो, ऊपर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पुश हो रहा है कि नहीं, यहाँ हो रहा है पुश। तो पुश की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कंप्रेशन, ठीक है, यहाँ हो रहा है कंप्रेशन। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है भाई, यहाँ पर तो कंक्रीट कंप्रेशन ले रहा है, तो कंक्रीट बोल रहा है ठीक है भाई ये तो संभाल लूंगा मैं, ठीक है। पर यहाँ पर हो रहा है टेंशन, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है, कंक्रीट के मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे हैं। तो क्या हो जा रहा है, यहाँ गैप क्रिएट हो गया, है ना। तो जहां गैप क्रिएट होगा वहां हो जाएगा क्रैक, वहां पे आ जाएगा आपका क्रैक, ठीक है। तो अब इस क्रैक को झेलने के लिए हम क्या करेंगे, यहां हम लगा देंगे रीइंफोर्समेंट। ये क्या हो गया, स्टील, स्टील का रीइंफोर्समेंट लगा दिया। तो ये क्या करेगा, अब देखिए, अब स्टील का एक्चुअली रोल क्या है, स्टील कैसे काम कर रहा है वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया क्रैक, यहाँ पर आया क्रैक, ये एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए, ऊपर तो पास पास में मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ तो जरूरत है नहीं स्टील की, है ना। ये मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ होंगे ना तभी कंक्रीट सही से काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम डाल देंगे एक स्टील का बार, ठीक है।
ये डाल दिया हमने रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील का बार। तो ये क्या करेगा, जितने मॉलिक्यूल दूर दूर भाग गए ना कंक्रीट के, उन सब के बीच में उसको जोड़ देगा। ठीक है, उनको जोड़ देगा। तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर दूर तो भाग गए, बट एक दूसरे के साथ, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ काम कर पाएंगे। और कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि स्टील, क्योंकि स्टील और कंक्रीट के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, एक पार्टनरशिप बन गई है। तो स्टील क्या बोलेगा, ठीक है कंक्रीट यहाँ क्रैक हो रहा है, कोई बात नहीं, बट क्रैक को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो क्रैक को बढ़ने क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये हमारा आ गया है स्टील। ठीक है, तो स्टील ने यहाँ पर टेंशन ले लिया। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ क्रैक नहीं होगा। और क्रैक हुआ भी तो बहुत छोटे क्रैक्स होंगे। ठीक है, उनको बढ़ने नहीं देगा स्टील। देखिए, स्टील को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टील सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। ठीक है, अगर आप कोई और मटेरियल यूज करेंगे, जैसे आपने समझ लिया आपने आयरन यूज कर लिया, ठीक है, आयरन भी डक्टाइल होता है ना, आयरन डक्टाइल होता है, बट आयरन में क्या होता है, आयरन में, ठीक है, तो आयरन होता है आपका डक्टाइल, तो आयरन भी होता है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कोरोजन की। ठीक है, तो स्टील में, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए कोरोजन स्टील में नहीं होता, या आयरन से कम होता है। ठीक है, तो हम आयरन पहले यूज कर सकते थे। एक सेकंड रुको। कोएफिशिएंट ऑफ किसका कोएफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं आप। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टील कौन सा कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं आप। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ स्टील। देखिए, आपके पास क्या क्या, एक तो एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम भी डक्टाइल होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम भी डक्टाइल होता है। ठीक है, ब्रोंज भी होता है। एक सेकंड, ब्रोंज नहीं, एक सेकंड, ऐसे समझ लीजिए एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन है वो है अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आरसीसी में आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इससे क्या होगा, ये जो रीइंफोर्समेंट है ये फूलेगा, है ना, कोई किसी में भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, और अगर मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टील का जो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन होता है वो एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, कॉपर, इन सबसे कम होता है सबसे। ठीक है, डक्टाइल तो वो मेटल्स भी होते हैं, दूसरे मेटल्स भी डक्टाइल होते हैं, बट स्टील का जो थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो स्टील जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हाँ, ये शिवम कुमार ने सही बोला, स्टील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि स्टील और कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम होता है। हाँ बिल्कुल सही, तो थर्मल एक्सपेंशन स्टील का कम तो होता ही है, और बल्कि स्टील और कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फा, वो लगभग सेम होता है। इसलिए अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ऊपर और नीचे, नीचे तो स्टील है, स्टील ज्यादा है नीचे, और ऊपर कंक्रीट है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम डिफॉर्मेशन नहीं आएंगे हमारे आरसीसी में। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ा भी, मैंने, ठीक है, चलो अब ठीक है। अब कोई और डाउट है बताओ, कोई और डाउट है, स्टील को क्यों यूज करते हैं हम, इसे कोई और डाउट है, अगर स्टील एज रीइंफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं तो प्लीज पूछो। चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आ गया स्टील क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, समझ लीजिए ये आपके आपके घर का जो दीवार है वो ये है। एक मिनट, ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, ये आपके घर की दीवार है, ठीक है, उसके नीचे का ये बीम है। अब इस बीम में जो क्या है ना, ये स्टील नहीं है इसमें। ठीक है, अब स्टील नहीं है तो ये वो लोड हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये वो लोड हो गया। अब इस लोड की वजह से यहाँ पर टेंशन आ गई, नीचे टेंशन आ गया।
है ना, टेंशन आ गया तो यहाँ से क्रैक शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ से ये जो क्रैक है ना, ये क्रैक शुरू होता है नीचे से, तो ये ऐसे ऐसे बेंड हुआ, ठीक है, और यहाँ से क्रैक होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से क्रैक होना स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। तो क्रैक होता होता ही चला जाएगा ऊपर तक। अगर ऊपर चला गया तो ये देखो बीम था तो ये पूरा लेंथ, पर यहाँ देखो ये इस वाइट के वजह से ये एक पार्ट 1 बन गया और ये एक पार्ट 2 बन गया, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएगा तो भाई ये दीवार नीचे गिर गया, और दीवार नीचे गिर गई तो चलो देखो घर ही नीचे गिर गया, है ना। तो इसलिए हम लोग अगर यहाँ पे स्टील यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ये क्रैक कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये क्रैक सिर्फ यहीं तक होता हुआ रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, स्टील ने ये वाइट वाला गैप जो है ना, वो बनने कभी देगा ही नहीं, वो क्रैक को इतना बड़ा होने देगा ही नहीं कि आपका बीम 2 पार्टों में बट जाए, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, ये सिस्टम समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस ये आपको रिवाइज करा देता हूँ। इट्स सिंपली द इंटरनल रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनी मटेरियल अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एंड इज कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर एज प्रेशर, ठीक है, सिमिलर मैनर एज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, स्ट्रेस भी वही होता है, ठीक है। पर ये इंटरनल रिस्पॉन्स है। इंटरनल रिस्पॉन्स मतलब जैसे कोई बीम है, इसमें पर लोड लगाया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये बीम ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो इसमें स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन मतलब इसके लेंथ में चेंज आया, नीचे बढ़ गया लेंथ और ऊपर कम हो गया, तो ये जो लेंथ कम हो गया, ये लेंथ बढ़ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये चाहेगा कि यार लेंथ ना मेरी बढ़े, लेंथ ना मेरी कम हो, जैसा है वैसा ही रहे। तो इससे क्या होगा, ये इंटरनल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। यहाँ पर तो ये बाहर की तरफ पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये इंटरनल रिस्पॉन्स बाहर की तरफ होगा, ये स्ट्रेस बाहर की तरफ लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो खींच रहा है, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ स्ट्रेस लगाएगा, ठीक है ना। तो इंटरनल, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस या इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। तो पहले स्ट्रेन आएगा मटेरियल के अंदर, जब स्ट्रेन आएगा तो स्ट्रेन को कम करने के लिए या स्ट्रेन को काउंटर करने के लिए मटेरियल के अंदर जन्मेगा स्ट्रेस, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, ठीक है। स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इसका एसआई यूनिट है, ठीक है। न्यूटन हो गया फोर्स का यूनिट, ये हो गया फोर्स, और एमएम स्क्वायर आपका हो गया एरिया का यूनिट, ठीक है। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इसको एमपीए भी बोलते हैं, एमपीए। एमपीए मतलब मिलियन पास, मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 की पावर 6, और पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको पता ही है, ठीक है, ये होता है पास्कल, ठीक है। तो 1 मीटर में आपके 10⁻³ होता है, तो मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 3 × 2, 10⁻⁶ mm, ठीक है। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या हो गया, 10⁻⁻⁶, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी का डाउट आया, 1 मिनट। अच्छा, आपको स्क्रीन पे ये, एक सेकेंड, जयप्रकाश रेज हिज हैंड, क्या है, हाँ जयप्रकाश बोलिए, आप बोलिए, चैट पे बोलिए जयप्रकाश, जिनने भी रेज हैंड किया है बताइए चैट पे, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो गई, स्क्रीन दिख रहा है ना। चलो ठीक है प्रिंस कुमार, अगर जयप्रकाश को नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, ओके। हेलो हेलो। हाँ सर, कोई दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे। हेलो। स्क्रीन, हाँ स्क्रीन, तो हमको तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। दिख तो रहा है, तुम देखो यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, सबको दिख तो रहा है यार यहाँ पे। तो देखो अभी वैसे, देखो मीटिंग का सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है, अब कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड होकर भी आ जाएगा, जो आप नेटवर्क इशू हो सकता है। दिख रहा है ना, चलो ठीक, सर एक बार ये स्ट्रेस वाला फिर से बता दो टॉपिक।
ठीक है, स्ट्रेस का फिर से बताता हूँ। देखो, यस सर। प्रेशर आपने पढ़ा होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। वैसे ही इनका जो फॉर्मूला है सेम होता है, ठीक है, पर इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये स्ट्रेस होता है इंटरनल रिस्पॉन्स। देखो, अगर आपको मैंने तुरंत अभी बता दिया कि आपका एग्जाम कल है, तो एग्जाम कल है, ये जो मैंने आपको न्यूज बताई ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है। आपके दिमाग में स्ट्रेन पड़ा कि यार कल एग्जाम है, ठीक है, तो उसके वजह से आपके दिमाग में आएगा टेंशन, ठीक है, सिर दर्द होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो वो आपका इंटरनल रिस्पॉन्स है, ठीक है। आप कैसे एक्सटर्नल चीजों को झेल रहे हो, ठीक है। जैसे ये एक बीम है, ठीक है, इस पे मैं लोड लगाया, तो बीम क्या डिफॉर्म करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वाला जो लेंथ है वो तो कम हो रहा है ना, नीचे वाला लेंथ जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हो गया कंप्रेशन और यहाँ हो गया टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक स्ट्रेस पनपेगा, ठीक है, और यहाँ पर इसके अगेंस्ट एक स्ट्रेस बॉन्ड होगा मटेरियल के अंदर, ठीक है। इस इंटरनल रिस्पॉन्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। इट इज सिंपली द इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनी मटेरियल अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ फोर्स लगता है हमने, ठीक है, उसके वजह से देखो फोर्स इंटेंसिटी और देगा, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलो हम टेस्टिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर थे, ठीक है। स्ट्रेस हमने पढ़ लिया था, इट्स सिंपली द इंटरनल रिस्पॉन्स ऑफ एनी मटेरियल अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स एंड इज कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर एज प्रेशर, ठीक है, ये समझ में आ गया था। उसके बाद स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, एसआई यूनिट होता है इसका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किसी का डाउट है, एक मिनट। व्हाट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड इंटेंसिटी एज दे हैव द सेम यूनिट। देखो, स्ट्रेस एंड इंटेंसिटी का सेम यूनिट होता है, ठीक है, पर फोर्स इंटेंसिटी हो गया, आप किस इंटेंसिटी में अप्लाई कर रहे हो अपना फोर्स, ठीक है। ये होता सेम ही चीज है, पर उसके देखने का नजरिया डिफरेंट है। इंटेंसिटी मतलब फोर्स इंटेंसिटी आप बाहर से देख रहे हो, अब एक्सटर्नली देख रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आप कोई बीम है, ठीक है, उसका एरिया एरिया समझ लो 100 mm² है, ठीक है, 100 mm², ठीक है। उस पर हमने फोर्स लगाया हमने 100 न्यूटन का, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, और प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए आप, वरना ना वो आवाज आएगी ना, दूसरे बच्चे नहीं सुन पाएंगे। जो भी आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। इंडिया लिखा है, सारे इंडिया में बन रहे हैं हम। तेरा मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया वाला आ रहा है अब, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गई, 1 न्यूटन पर m²। यस मैम, आई म्यूटेड ऑल मैम। ठीक है, तो इसमें फोर्स इंटेंसिटी क्या हो गई, 1 न्यूटन पर mm²। पर ये हमें बाहर से जब हम खड़े हैं यहाँ पर, तो हम बता रहे हैं कि यार इसमें देखो, मैंने फोर्स जो लगाई है ना वो इतनी लगाई है, 1 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो अंदर से जो रिस्पॉन्स इसका आ रहा है वो भी देखो, फोर्स हमने पढ़ा है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स हमने इस साइड पे लगाया है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स इंटेंसिटी है जो हमने लगाई 1 न्यूटन पर mm²। इसके अंदर जो इसके ऑपोजिट रिएक्शन, इसके अंदर जो बॉन्ड हुआ वो भी इतने का ही होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल रिस्पॉन्स मतलब स्ट्रेस। तो आप कह सकते हो स्ट्रेस और फोर्स इंटेंसिटी जो होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। इनका इनका एसआई यूनिट और इनका फॉर्मूला सेम होता है, पर इनका डायरेक्शन अलग होता है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब नजरिया, ठीक है। तो फोर्स इंटेंसिटी मतलब हम बाहर से एक्सटर्नली जो राइट के तरफ यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरफ जो लगा रहे हैं वो हो गया फोर्स इंटेंसिटी। और अंदर मटेरियल के अंदर से जो इसके अगेंस्ट जो इंटरनल रिस्पॉन्स ने जन्म लिया उसको कहते हैं स्ट्रेस, वो होता है इंटरनल रिस्पॉन्स। तो दोनों का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अलग है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया। बिल्कुल सही, जिसने ये बोला अभी स्ट्रेस इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया ना। करेक्ट आचल ध्यानी, आपने करेक्ट बोला है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेन द इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन। इलोंगेशन कब होगा, इलोंगेशन मतलब खिंचाव, खिंचाव कब होगा, टेंशन की वजह से, ठीक है, टेंशन, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका छोटा होना, ठीक है।
तो उसका छोटा होना किसकी वजह से होगा, कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो टेंशन की वजह से जो इलोंगेशन हुआ या कंप्रेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ मतलब उसका हम परसेंटेज देखेंगे कि जैसे अगर कोई 10 सेंटीमीटर का लंबा ऑब्जेक्ट है और वो टेंशन की वजह से ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और वो टेंशन की वजह से हो गया 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या हुआ, 1 11 -10 पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या था हमारा, 10, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, 1/10, 1/10 मतलब 10% हमारा हो गया स्ट्रेन। ठीक है, और इसका कोई यूनिट होगा क्या, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है ना, तो ये हो गया सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये कट गया, तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस। ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता और वो यूनिटलेस तभी होगा जब वो कोई रेशियो होगा। ठीक है, इसलिए स्ट्रेन रेशियो होता है, जितना लंबा हुआ पर यूनिट जितना उसका ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है, ओरिजिनल, ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेन। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, वैसे समझ में तो आ ही गया होगा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलो, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन, हाँ ये जो भी बना रहे हैं ना स्क्रीन पे प्लीज ये मत कीजिए। ठीक है, आपको कोई अगर डाउट है तो चैट पे पूछिए। ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ मतलब एल। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी सेंटीमीटर में है, बिल्कुल सही चेतन वर्मा, डीएल अपॉन एल, और ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये यूनिट्स कट गए, इसलिए ये होता है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस। ठीक है, और इसको हम जनरली परसेंटेज में बताते हैं कि इतना परसेंट वो लंबा हो गया, ठीक है ना, या फिर इतना परसेंट वो छोटा हो गया। ठीक है, तो लंबा क्यों होगा, टेंशन की वजह से, छोटा कब होगा, कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी यंग्स मॉड्यूलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, फिर भी आपको रिवाइज कराता हूँ। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिनोटेड बाई ई। ठीक है, देखिए अब स्ट्रेस का क्या यूनिट था, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, और रेशियो है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट ही नहीं है। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन। देखो मैं बताता हूँ, आपका परसेंटेज इलोंगेशन जितना ज्यादा हो पाएगा उतना ही वो डक्टाइल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ, रबर और माइल्ड स्टील। ठीक है, आपको लगता होगा कि रबर जो है वो ज्यादा डक्टाइल है, बट एक्चुअली माइल्ड स्टील ज्यादा डक्टाइल है, क्योंकि माइल्ड स्टील में 16% तक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो फेल करता है। ठीक है, तो 16% तक इलोंगेशन उसके होने के बाद वो फेल करता है, तो इसलिए वो डक्टाइल हुआ। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में हार्डली आपका 1% या उससे भी कम इलोंगेशन होता है, उसके पहले ही वो फेल कर जाता है। ठीक है, वो लंबा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए डक्टाइल मटेरियल लंबा हो सकता है। ठीक है, उसके आप तार बना सकते हो। ठीक है, जैसे स्टील, स्टील को आपने बीट किया, उसका तार बनाया, तो डक्टाइल है इसलिए बन पाया। ठीक है, पर ब्रिटल मटेरियल को कभी ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में कभी भी टेंशन लगाओगे तुरंत टूट जाएगा। ठीक है, विदाउट गेटिंग इलोंगेटेड। ठीक है, तो परसेंटेज इलोंगेशन ऑलमोस्ट निल होता है ब्रिटल मटेरियल में, और डक्टाइल में परसेंटेज इलोंगेशन 5%, 10%, 15% में डिपेंड करता है उसके अंदर कितना कार्बन है। ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन होगा ना उतना ही वो ब्रिटल होगा। जैसे कोयला हो गया, कोयला देखा है आपने, कोयला के अंदर कार्बन परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए कोयला तो डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल है, उसको जरा सा भी टेंशन दो, कुछ भी दोगे टूट जाएगा बीच से। ठीक है ना, पर माइल्ड स्टील में जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है वो 4 to 5% होता है, बहुत कम होता है उसमें माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा इलोंगेशन दिखा पाता है। कार्बन आपको स्ट्रेंथ देता है, कंप्रेशन झेलने का स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ देता है कार्बन, बट कार्बन आपको ब्रिटल भी बना देता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना डक्टाइल में परसेंटेज इलोंगेशन काफी ज्यादा होता है और ब्रिटल में ऑलमोस्ट निल होता है, मतलब डिजाइन में तो उसका परसेंटेज इलोंगेशन को हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यंग्स मॉड्यूलस इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई, और इसका यूनिट भी वही है जो स्ट्रेस का यूनिट है। ठीक है ना, सेम टू सेम, क्योंकि स्ट्रेन का तो यूनिट ही नहीं है, तो
जो यूनिट स्ट्रेस का है वही यूनिट यंग्स मॉड्यूलस का होगा। ठीक है, स्टील का यंग्स मॉड्यूलस होता है 2 × 10⁵ ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वैसे आपको कोड में ही गिवन होगा, बट वैसे आपको कोई भी डिजाइन प्रॉब्लम्स आगे जाके एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगा। ये होता है आपका स्टील का यंग्स मॉड्यूलस जनरली। ठीक है, 2 × 10⁵ Nm²। ठीक है, तो जैसे अगर आपको स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो सिग्मा हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस, ये तीनों समझ में आ गया सबको। यंग्स मॉड्यूलस आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एक ब्रिज है, मतलब दोनों को रिलेट करता है वो। ठीक है ना, तो सबको समझ में आ गया ये वाला स्लाइड। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज रेज हैंड या फिर चैट में बताइए, चैट खुला हुआ है मेरे सामने। ठीक है, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलिए। E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यूनिट होता है Nm²। नोट, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड नॉट वाइस वर्सा। देखिए बहुत लोग ऐसा लगता है कि पहले स्ट्रेस आता है उसके बाद स्ट्रेन होता है, बट ऐसा नहीं है। पहले स्ट्रेन आएगा, पहले वो या तो लंबा होगा या तो वो छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका उसके अंदर स्ट्रेस जन्मेगा। ठीक है, जब तक उसमें स्ट्रेन नहीं होगा तब तक उसमें स्ट्रेस नहीं जन्मेगा। ठीक है, इसलिए हम जब भी इसका ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का, आपका जो स्ट्रेस होता है वो वाई एक्सिस पे होता है और स्ट्रेन जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस पे वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे होता है वो होता है डिपेंडेंट। इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन में हमेशा स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस पे होता है और स्ट्रेन हमारा एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। किस लिमिट तक, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब हुक्स लॉ, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में। जो ई का मैंने ये बताया है, तो इससे क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, ई इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू ये, है ना। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये तब तक वैलिड है जब तक हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, अभी आगे जाके जब हम स्ट्रेस, हाँ इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। इलास्टिक लिमिट आपका प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा ऊपर होता है और प्रोपोर्शनल लिमिट थोड़ा नीचे होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है, स्ट्रेन इज द क्रॉस ऑफ स्ट्रेस एंड नॉट वाइस वर्सा। स्ट्रेन होगा तभी तो मटेरियल स्ट्रेस के फॉर्म में उसका आंसर देगा। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए, तो इसे WSM हम हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट तक या इलास्टिक लिमिट तक ही करते हैं WSM में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, अब आगे जाके पढ़ेंगे हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आपका IS 456 सबके पास होगा। IS 456 में क्लॉज 5 और क्लॉज 6 उसमें श्रिंकेज है, क्रीप है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लॉज 5 एंड 6 ऑफ IS 456 2000 का हम जब हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे या कंक्रीट के बारे में अलग से क्लास होगा, उसमें हम क्लॉज 5 एंड 6 पढ़ेंगे, तब तक आप खुद की क्लैरिटी के लिए पढ़ना। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट, सैंड, फाइन एग्रीगेट, स्टोन एंड एडमिक्सचर। एडमिक्सचर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसके वजह से कंक्रीट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको वो बढ़ाता है। ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टीज है, वो एडमिक्सचर का अलग से क्लास हम देखेंगे और एडमिक्सचर एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, अभी के लिए सीमेंट कंक्रीट के ये कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, concrete when wet and plastic can be molded in any shape and form and becomes hard on drying। एक मिनट, किसी ने हैंड रेज किया है, एक मिनट। हाँ, अब नहीं आएगा ड्राइंग। ठीक है, अब ड्राइंग नहीं आएगा। ठीक है ना, अनुराग सिंह, अब ड्राइंग नहीं आएगा। ठीक है, कंक्रीट व्हेन वेट एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक मतलब उसका हम शेप डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब वेट और प्लास्टिक क्यों चाहिए हमें, भाई देखो बीम का ये शेप होता है,
कॉलम का शेप ये होता है, ठीक है। तो अलग अलग शेप है ना, तो इसलिए कंक्रीट जब वेट वेट मतलब गीला और प्लास्टिक होता है, तो हम किसी भी शेप में कंक्रीट को मोल्ड कर सकते हैं। हाँ, अब वॉइस आ रही है? मैंने कुछ बोल नहीं रहा था वैसे। अब आ रही होगी वॉइस, ठीक है। चलिए, तो एंड बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है। एक मिनट, चलिए। तो हमें समझ में आ गया प्लास्टिक क्यों होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी का, ठीक है। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कितना वाटर हम मिक्स करें ताकि कंक्रीट इजीली वर्केबल हो, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो वही उसी स्टेट को हम प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है, जब वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। कंक्रीट इज हाईली ड्यूरेबल अगेंस्ट हॉस्टाइल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स को या उसके बीच के गैप को कौन भरता है? फाइन एग्रीगेट। और फाइन एग्रीगेट के गैप को कौन भरता है? सीमेंट, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर टाइट बन जाता है। अब हॉस्टल एनवायरनमेंट मतलब क्या हुआ, जैसे बहुत बारिश हो रही है, ठीक है, तो आपके छत पे पानी जम गया, पर आपके नीचे आपको पता नहीं लगा, ये क्योंकि सीलन हुई नहीं, क्योंकि पानी घुस ही नहीं पाया अंदर। तो वो होता है ड्यूरेबल, मतलब कंक्रीट अपने अंदर पानी नहीं घुसने दे रहा है, क्योंकि अगर पानी घुसेगा तो कंक्रीट के मटेरियल दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो कंक्रीट का वॉल्यूम फूल जाएगा, और जब फूलेगा तो कंक्रीट वीक हो जाएगा। तो इसलिए हाईली ड्यूरेबल अगेंस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। ये जो वाटर टाइटनेस होती है, ये जो कंक्रीट के बीच में गैप्स नहीं होते हैं, इसके वजह से कंक्रीट बहुत ड्यूरेबल होता है, ठीक है। बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस टू वेदर, हाँ यही बिल्कुल सही। तो वेदर का एक एग्जांपल मैंने आपको बोला, रेनी कंडीशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंस टू वेदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्रीट को रेजिस्टेंस टू वेदर होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट के ऊपर पानी गिरेगा, कभी कंक्रीट के ऊपर धूप आएगी, ठीक है। तो कंक्रीट को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अपना वाटर टाइटनेस और अपने बीच के जो गैप्स हैं उनको फिल्ड रखना है, ताकि उसके वॉल्यूम डिफॉर्मेशन ना आए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इज इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट कंप्रेशन, ठीक है ना। टेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये बोल रहा है रेसिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन कंक्रीट बहुत ही अच्छे से झेल लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स है, कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल्स बीच अपने और भी पास आ जाएंगे, और भी पास आएंगे तो कंक्रीट और भी स्ट्रेंथ आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, और अगर वो एक साथ काम करें, जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, और अगर आप 50 लकड़ियों को एक साथ जोड़ देंगे और फिर तोड़ने जाएंगे तो क्या टूटेगा? और नहीं टूटेगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है कंक्रीट का, ठीक है। जितने पास आएंगे उसके मटेरियल, उसके मॉलिक्यूल्स, कंप्रेशन अगर होगा सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, जितने पास पास आएंगे कंक्रीट का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेकर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का कंप्रेशन जो है वो कंक्रीट झेल लेता है, ठीक है। ये वैसे तो कम लगता है आपको देखने पर न्यूटन पर mm स्क्वायर ये बहुत ज्यादा है। 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर बहुत ज्यादा लोड होता है, और तब उतना कंप्रेशन कंक्रीट झेल सकता है, ठीक है। चलिए, अब concrete used alone without any reinforcement like steel is called plain cement concrete. plain cement concrete मतलब पीसीसी। पीसीसी जनरली कुछ नहीं होता, जैसे अगर आपको अपना फ्लोर फिनिश देना है, या फिर फ्लोर के ऊपर टाइल बिछाने से पहले आपको एक इवन और सेम लेवल का हाइट देना है फ्लोर में, तो हम पीसीसी बिछा देते हैं, वरना पीसीसी का एज सच कोई रोल नहीं है, ठीक है। जब भी आप फाउंडेशन बिछाते हैं, जैसे आप समझ लीजिए आपने गड्ढा किया, ठीक है, अब यहाँ तो मिट्टी है, अब मिट्टी है तो भाई यहाँ से तो मिट्टी गीली हो सकती है। अगर मिट्टी गीली होगी तो पानी ऊपर आएगा, पानी कंक्रीट में घुसेगा, तो क्या करेंगे हम, इससे पहले पीसीसी का लेयर डाल देंगे, ठीक है। ये हमने डाल दिया पीसीसी का लेयर, ठीक है। और इसके ऊपर हम फाउंडेशन को बैठाएंगे अपना, जो भी फाउंडेशन है, फाउंडेशन की डिजाइनिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पीसीसी का यही रोल होता है बस, ठीक है। अब इसके ऊपर आ गई आपका आ गया ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको बिछाने हैं टाइल्स, ठीक है। तो टाइल्स बिछाने से पहले
आप पीसीसी लगाएंगे ताकि सेम हाइट आ जाए, इक्वल हाइट आ जाए। इक्वल हाइट आ जाएगी तो उसके ऊपर आराम से आपके टाइल्स बैठ जाएंगे। एक सेकंड, किसी का डाउट आया है? पीसीसी में कंसिस्टेंट वही होता है, वाटर, सीमेंट, आपका सैंड और एग्रीगेट सब कुछ होता है उसमें, बस आपका उसमें स्टील नहीं होता, ठीक है ना। स्टील नहीं होता पीसीसी में आपका, ओनली कंक्रीट, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट होता है वो, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है ना, प्लेन सीमेंट। डायग्राम एक और बार एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है ठीक है, आपको एक और बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने गड्ढा किया, ठीक है, आपने गड्ढा किया तो यहाँ मिट्टी है, यहाँ नीचे मिट्टी है। अब मिट्टी है तो बारिश भी होगी, बारिश होगा तो यहाँ पानी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पानी आएगा, पानी आएगा तो यहाँ पानी चढ़ेगा, और पानी अगर है तो यहाँ मॉइस्चर है, मॉइस्चर होगा तो टर्माइट्स होंगे, ठीक है, टर्माइट्स होगा। और जो भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके कंक्रीट को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो यहाँ पे पनपेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अराउंड 100 mm का पीसीसी यहाँ बिठा देंगे। 100 mm मतलब अराउंड आपका 100 mm 10 सेंटीमीटर का पीसीसी बिछा देंगे। ये आ गया आपका पीसीसी बिछ गया, ठीक है। तो पीसीसी भले ही आपका कंप्रेशन ही झेलेगा, और कंप्रेशन के लिए झेल रहे हैं, बट वो कंक्रीट के तरह वाटर टाइट होगा, पानी ऊपर नहीं आने देगा, है ना। तो हमने पीसीसी बिछा दी, एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है। वैसे तो हमारा जो हम आरसीसी का फाउंडेशन बनाएंगे वो भी वाटर टाइट ही होगा, पर हम एक एक्स्ट्रा कॉशन के लिए, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए पीसीसी नीचे बिछा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना फाउंडेशन बिछाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई पीसीसी और ये बन गई हमारी आरसीसी की फाउंडेशन, ठीक है। तो एक तो ये यूज हो गया पीसीसी का, ठीक है। दूसरा ये है कि जैसे आपका हम ग्राउंड लेवल पे आ गए, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक आ गए, एक मिनट। हाँ, इवन फ्लोर ऑल्सो, वही मैं बता रहा हूँ आदित्य त्रिवेदी अभी, कि जैसे अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अभी हमें इसके ऊपर टाइलिंग करनी है। आजकल तो टाइल बिछाना है, मार्बल बिछाना है, कुछ भी बिछाना है, ठीक है। तो अब ग्राउंड लेवल समतल नहीं है ना। तो क्या होगा, अगर टाइल बिछाओगे आप, अगर टाइल ऐसा बिछ जाएगा, ऐसा बिछ जाएगा या ऐसा बिछ जाएगा, बट टाइल तो ऐसे बिछे होने चाहिए ना, बिल्कुल सेम हाइट के, ताकि बंदा चले तो सेम हाइट पे चले, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पीसीसी का एक लेयर इसके ऊपर बिठा देंगे, ठीक है। एक मिनट, हमने पीसीसी का एक लेयर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बिछ गया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है ना पीसीसी हमारा। ये हो गया हमारा पीसीसी का लेयर, ठीक है, पीसीसी का लेयर आ गया। अब देखो, भले ही नीचे हमारा लेवल नहीं है, लेवल्ड नहीं है हमारा नीचे, ठीक है, पर ऊपर पीसीसी की वजह से लेवल हो गया हमारा, सेम लेवल पे आ गए सारे। इसके ऊपर हम बिछा देंगे टाइल, ये हमारा टाइल बिछ गया, एक और टाइल बिछ गया, एक और टाइल बिछ गया, है ना, सेम हाइट पे बिछ गए सारे, है ना। इसके ऊपर फिर तुम आराम से चल सकते हो, क्योंकि कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है, आराम में चल सकते हैं, ठीक है। जो पुराने घर होते थे, आप बहुत लोगों के घर में टाइल नहीं होगा, तो जो आप ग्रे फ्लोर देखते हो वो भी आपका एक टाइप ऑफ पीसीसी ही है, ठीक है ना। वो भी पीसीसी बिछा कर ही उसको समतल बनाया गया है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया पीसीसी? किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। पीसीसी समझ में आ गया हो? ऐसे द्विवेदी ने बिल्कुल सही कहा, इट विल प्रोवाइड इवन फ्लोर ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए, ओके, but since concrete is weak in tension, therefore RCC is used to counter its weakness against tension, ठीक है। अब कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो अगर हमें ऐसे जगहों पे कंक्रीट को यूज करना है जहाँ पे टेंशन भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे आरसीसी यूज करेंगे। आरसीसी रीइंफोर्स्ड है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड मतलब स्टील यूज कर रहे हैं हम उसमें, ठीक है। तो स्टील वो टेंशन ले लेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबको आई होप सबको समझ में आ गया ये वाला स्लाइड, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये पूरा के आरसीसी में यूज होगा, ठीक है। The value of compressive strength for concrete below which not more than 5% of the sample strength fall is known as characteristic compressive strength of concrete. It is denoted by FCK, ठीक है। अब जिन लोगों के पास आईएस कोड है वो प्लीज क्लॉज 36.1 सेक्शन 5 पेज 67 आईएस 456 का खोलिए, और उसमें देखिए कि सेम टू सेम चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए मैं समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जैसे आपका ये है, ठीक है, ये आपका है एफ सी के मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ,
ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का यूनिट भी होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कंप्रेशन वो झेल सकता है ना। कुछ नहीं है, फोर्स इंटेंसिटी है, जिसने पूछा था शुरुआत में, ये भी एक फोर्स इंटेंसिटी ही है, ठीक है। तो इतना फोर्स इंटेंसिटी कंक्रीट झेल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर का दिया तो कंक्रीट नहीं झेल पाएगा, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, और ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स। क्या हो गए? नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमारे पास हो गए, समझ लो 100 सैंपल है। 100 सैंपल मतलब कंक्रीट के हम क्यूब बनाते हैं। एक सेकंड, प्रभात पटेल ने हैंड रेज किया है, बताइए प्रभात पटेल, कोई प्रॉब्लम है आपको? आप डाउट पूछे तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जैसे कंक्रीट का क्यूब है, ऐसा हम क्यूब बनाते हैं कंक्रीट का, ठीक है। ये एक सेकंड मैं अच्छे से बनाता हूँ इसको। ये बनाते हैं हम कंक्रीट के क्यूब, ठीक है। और इस पे हम डालते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस होता है दोनों साइड से, इस तरफ से स्ट्रेस डालते हैं, ठीक है। ये हम स्ट्रेस डालते हैं, और नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म है तो ऑब्वियसली यहाँ से रिएक्शन भी होगा, ठीक है। तो जब तक वो फेल नहीं हो जाता, जब तक उसमें क्रैक्स नहीं आ जाते, तब तक हम उसमें ये फोर्स डालते रहते हैं। ये फोर्स है, और ये एरिया है कंक्रीट का। तो P/A ये बताएगा स्ट्रेस इंटेंसिटी जब वो फेल करेगा, और उसको हम बोलेंगे FCK। FCK क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो समझ लो कि किसी ने शो किया 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के बीच, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के पास का स्ट्रेंथ शो किया, ठीक है। किसी ने 20 का शो किया, 30 का शो किया, 40 का शो किया, ठीक है। तो एक ग्राफ बनेगा ऐसा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो 100 सैंपल्स हैं, समझ लो कि 10 एक वैल्यू है, जिसके ऊपर 95 सैंपल जो थे, उनने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या तो 10 का शो किया, या उससे ज्यादा का। मतलब वो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के फोर्स इंटेंसिटी, या फिर उससे ज्यादा का फोर्स इंटेंसिटी सह पाए, ठीक है। उसके बाद वो फेल हुए। बट 5 जो थे ना, 5 वो उससे पहले ही फेल हो गए, ठीक है ना। तो वो कोई यहाँ फॉल करेंगे, यहाँ फॉल करेंगे, ठीक है। ये है हमारा 5%। 5 सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स ये है 5, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 से बढ़ता रहेगा, ठीक है। और ये है हमारा FM, ये है हमारा एवरेज, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 10 की, जिसके नीचे सिर्फ 5 सैंपल जो है फेल हुए, उसको हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिलो विच, बिलो विच मतलब 10 के नीचे 5% से ज्यादा सैंपल फेल नहीं हुए। मतलब 100 सैंपल थे, तो 5 या उससे कम सैंपल्स जो थे, वो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के फोर्स इंटेंसिटी के से कम में फेल हो गए, ठीक है। तो इस जो ये हमने यहाँ पे लेबोरेटरी में किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा इस कंक्रीट के सैंपल का? 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप साइट पे कंक्रीटिंग कराते हो, तो हम लोग कितना जैसे आपने अगर आज 5 मीटर क्यूब का आपने कंक्रीटिंग कराई, ठीक है। तो उसके एक सैंपल होगा, एक सैंपल मतलब 3 क्यूब, हर सैंपल में 3 क्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे पास 100 क्यूब्स हैं, और उनमें से 5 क्यूब्स जो है वो 10 न्यूटन एमएम स्क्वायर से नीचे में फेल हो गए, और उससे ऊपर जितने भी और भी सैंपल थे वो सारे उससे ऊपर पास हो गए, तो 10 न्यूटन एमएम स्क्वायर हमारा क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये सेम चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी IS कोड में। आपको ये पेज नंबर ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप पेंसिल से उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जैसे हम एक बार आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताता हूँ। Characteristic strength of concrete is usually measured as the strength of concrete as the strength the concrete shows after 28 days from the day it was casted। मतलब जैसे कंक्रीटिंग के लिए बैच आया, आपका कंक्रीटिंग हो रही है, तो आपने क्यूब्स बना लिए, उसके क्यूब्स बना लिए, उसके बाद 28 डेज तक उस 28 डे, अच्छा ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझना है आपको। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ समझने से अपने आप सिंपल सिंपल भाषा में समझिए, 100 क्यूब्स है आपके पास, ठीक है।
उस पे आप फोर्स इंटेंसिटी लगा रहे हो, ठीक है। तो उसमें से 95 क्यूब्स जो थे वो 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज्यादा का फोर्स इंटेंसिटी सह पाए, ठीक है। वो या तो 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर उससे ज्यादा में फेल हुए, ठीक है ना। और 5 क्यूब जो थे वो ऐसे थे जो 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से कम में फेल हो गए, ठीक है। तो 5 या फिर उससे कम क्यूब 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के कम से कम वैल्यू में फेल हुए, ठीक है ना। तो 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो हो गया वो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। और 90 जो इसलिए इसमें लिखा है बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द सैंपल स्ट्रेंथ फॉर, ठीक है। अगर आपको आई एस कोड में आई एस कोड का पढ़ना है, आई एस कोड का मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए आई एस कोड सबको दिख रहा होगा, देखिए the term characteristic strength means that value of strength of the material below which not more than 5% of the test results are expected to fall, ठीक है ना। ठीक है, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सेम चीज मैं सिंप्लीफाई करके पीपीटी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ, इतने सैंपल्स हैं उनमें से 5% जो है जिस वैल्यू के नीचे वो फेल हुए उस वैल्यू को हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। Grade of concrete. Concrete is graded on the basis of characteristic compressive strength of 150 mm size cubes at 28 days and expressed in Newton per mm square, ठीक है। 28 डेज तक हम उसे क्योर करते हैं, पानी में रखते हैं ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट इंटैक्ट रहे, ठीक है। उसके बाद हम उसका टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फिर उस सैंपल में जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हुआ उसके हिसाब से हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग हम बोलते हैं जैसे अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, तो इसका मतलब है तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है 20, ये है उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल M30, ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट स्टार्ट्स विद M व्हिच मींस मिक्स। M का मतलब होता है मिक्स, मिक्स मतलब डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स हम आगे आगे पढ़ेंगे, उसमें हम डिजाइन मिक्स में हम ऐसे प्रोपोर्शन करते हैं हर चीज को ताकि हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो उतना आए जितना हमें चाहिए, ठीक है। M का मतलब होता है मिक्स, और इसके बाद जो नंबर होता है वो नंबर होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट द कंक्रीट एग्जिबिट्स एट द एंड ऑफ 28 डेज, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा ग्रेडिंग, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्लॉज 36.1 जो है सबको पढ़ना है, सबको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो गूगल क्लासरूम में या फिर जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें आपको डाउट पूछने, नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत के 10 मिनट इस वाले क्लास के डाउट्स के बारे में रखेंगे, ठीक है। ऐसे एक बहुत अच्छा डाउट था कि स्टील को हम क्यों रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई भी अगर डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में शुरुआत के 10 मिनट हम डाउट्स के रखेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आखिरी पॉइंट क्या है। एज पर IS 456 टेबल 2, ये आपको टेबल 2 देखना है। कंक्रीट हैज 3 ग्रुप्स, कंक्रीट के 3 ग्रुप्स होते हैं। एक सेकंड, कोई मैसेज आया है। नेक्स्ट क्लास आपका इसी टाइम पे होगा, मंडे को 2 बजे, ठीक है ना। मंडे को 2 बजे हर वीक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कंक्रीट के 3 ग्रुप होते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है आपका M10 से लेके M20 तक। आरसीसी जो होता है उसके लिए मिनिमम ग्रेड, हाँ ऑटोकैड 10 बजे है कल, ठीक है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है M10 से लेकर M20 तक। आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, ये याद रखना, ठीक है। आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है आपका M25 से M55, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है आपका M60 से M80, ठीक है। आप, ठीक है। चलिए तो अभी क्लास तो खत्म होने वाली है, जिसने भी ज्वाइन किया है वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप इस स्लाइड, ये अपलोड तो पूरा ही हो जाएगा वैसे, पर आप इस स्लाइड तक का पढ़िए या फिर मैं इसी स्लाइड तक का अपलोड करूंगा ग्रुप पे, ठीक है। आप इसको देखिए, आप क्वेश्चंस देखिए, जहाँ पे क्वेश्चन दिखते हैं, कोई आपका डाउट आता है इस टॉपिक तक का तो पूछिए, ठीक है। 22 स्टील यूज एज रीइंफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट में सीमेंट वगैरह कहाँ से यूज करते हैं, फ्लाई ऐश क्या होता है, ये सब भी अगर किसी को पता लगाना हो तो हम कल अगले क्लास में शुरुआत के 10 मिनट डाउट के रखेंगे, ठीक है। अभी यहीं तक